मीडिया के सामने, जिस मीडिया के ऊपर 1000 आरोप लगे हुए हैं, केवल राजीव त्यागी जी की बात नहीं है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भारत के माइनॉरिटी के तमाम जो धर्म हैं माइनॉरिटी के, सबको वहां अपमानित किया जा रहा बैठाकर। निरंतर महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, इज्जत लूटी जा रही है, हो रही है, जहां पुलिस रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करना चाह रही है। उसके बाद ये दूसरों को जयचंद कहेंगे। भारतीय समाज के लिए नासूर अगर कोई, भारतीय समाज के लिए अगर दीमक कोई है और भारतीय समाज के लिए खतरा अगर कोई है तो उसका नाम है संबित पात्रा। देश में इन लोग क्या कर रहे हैं? दूसरों को जयचंद कहने वालों, देश के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो, इतिहास कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। है भारत के क्या भारत के प्रबुद्ध लोग और प्रबुद्ध राजनेता इस डिबेट को नहीं देखते हैं? क्यों नहीं इसकी आवाज उठाते हैं कि मानसिक प्रताड़ना केंद्र पर लॉक लगाया जाए, को डाउन कर दिया जाए। लेकिन देश जो है आने वाले दिनों में डाउन 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 की तरफ जाएगा, अप नहीं हो पाए। कि टीवी डिबेट ने अखाड़े का रूप धारण कर लिया है और वहां धर्म और जाति के नाम पर और पार्टी के नाम पर मुस्तकिल कुश्ती हो रही है और पहलवान के रूप में प्रवक्ताओं को भेजा जा रहा है। और पहलवान जब आएगा तो किसी न किसी की जान लेगा। राजीव त्यागी की जान भाजपा का वो पहलवान संबित पात्रा ने लिया है। राजीव त्यागी जी की मौत को कैसे देखते हैं? ये मौत है या हत्या, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने शुरू में भी कहा था और उस बयान पर आज भी मैं कायम हूँ कि ये शाब्दिक हत्या उनका किया गया। शाब्दिक हत्या ये है कि आपने सुना होगा कि लोग लाठियों से पीट पीट कर मारते हैं, ये भी मौत होती है, ये भी हत्या की जाती है। लोग गोली चला देते हैं और गोली लगती है तो उससे भी हत्या हो जाती है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो गोली और तीर और लाठी से भी ज़्यादा असर करता है और सीधा वो हार्ट पर असर करता है। उस दिन जो डिबेट में जो वातावरण बना, जैसी परिस्थिति बनाई गई और जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल उस समय भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा किया गया, मैं समझता हूँ कि टीवी डिबेट का वो काला अध्याय है। और बिल्कुल मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि राजीव त्यागी जी की शाब्दिक हत्या की गई है। 4-5 महीने हो चुके, हमने बहिष्कार कर रखा है। कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि जब सोशल मीडिया इतना बड़ा नेटवर्क मौजूद है तो फिर आप अपने प्रवक्ताओं को उस मीडिया के सामने, जिस मीडिया के ऊपर 1000 आरोप लगे हुए हैं, केवल राजीव त्यागी जी की बात नहीं है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भारत के माइनॉरिटी के तमाम जो धर्म हैं माइनॉरिटी के, सबको वहां अपमानित किया जा रहा बैठाकर। और SC ST के लोगों को भी, उनके नेताओं को भी सुनियोजित ढंग से मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है। टीवी का स्टूडियो जो है साहब, वो समझिए मानसिक प्रताड़ना केंद्र उसका नाम रखा जाएगा। वो मानसिक प्रताड़ना केंद्र है। लोगों को चाहिए कि बड़ी ताकत के साथ एक आवाज उठाई जाए कि मानसिक प्रताड़ना केंद्र पर लॉक लगाया जाए और उसको डाउन कर दिया जाए। ये जो देश में लॉकडाउन का आपने नाम सुना है, ये दरअसल वहां इसका इस्तेमाल होना चाहिए। अगर वहां नहीं हुआ तो ये लॉकडाउन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन देश रोज जो है आने वाले दिनों में डाउन 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 की तरफ जाएगा, अप नहीं हो पाएगा। पत्नी ने भी बड़ा आरोप लगाया है कि मेरे पति का हत्यारा संबित पात्रा है। आपको नहीं लगता इसकी CBI जांच हो और संबित पात्रा जी पे कार्रवाई हो? निसंदेह राजीव त्यागी जी की पत्नी का जो आरोप है, मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं भी मांग करता हूं भारत सरकार से और राजनीतिक दलों से मांग करता हूं कि जिस तरह से सुशांत सिंह हत्याकांड में राजनीतिक दलों ने रुचि दिखाई है, उसी तरह से राजीव त्यागी जी की हत्याकांड में भी रुचि दिखाई जाए और सरकार से CBI जांच की मांग की जाए। CBI जांच करेगी तो मुझे उम्मीद है कि कुछ तथ्य जिस पर पर्दा डाला गया है वो उजागर होकर सामने आएगा। इसलिए मैं स्वर्गीय राजीव त्यागी जी की पत्नी के इस कथन के साथ हूं, मेरा समर्थन है और मैं भी मांग करता हूं कि CBI जांच इसकी हर हाल में होनी चाहिए। बिहार पुलिस ने संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, क्या अपील करेंगे आप बिहार पुलिस से?
मैं जिन लोगों ने भी संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है उन लोगों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। मैं उनके साथ हूं, उन्होंने अच्छा काम किया है। मैं पुलिस प्रशासन से विनती करूंगा, विनम्रतापूर्वक विनती करूंगा कि इस एफआईआर में जांच को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। संबित पात्रा आखिर इस हद तक क्यों आ जाते हैं? राजीव त्यागी जी की मौत के बाद भी उन्होंने दूसरे प्रवक्ता को जयचंद कहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, संबित पात्रा जैसे कई ऐसे प्रवक्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने केवल इसलिए रखा है कि टीवी से लेकर अखबार से लेकर मंचों तक जो सामाजिक और राजनीतिक मंच होते हैं जो इन्हें दिलवाया जाता है, उस मंच तक ये केवल और केवल कॉम्युनल पॉलिटिक्स करेंगे। और ये जयचंद किसको कह रहे हैं आपको पता है? ये जयचंद का इतिहास इनको नहीं पता। अब मैं फिर बोलूँगा तो मैंने संबित पात्रा तक पहुँचेगी बात और संघ के लोगों तक। जयचंद के इतिहास को पढ़ लो संघ के लोगों। जयचंद ने क्यों महाराणा प्रताप के खिलाफ षड्यंत्र किया था, पहले उस कारण को तो समझें। और आज भी अगर वही परिस्थिति है और कोई मदद के लिए किसी अन्य को बुलाता है तो तुम ज़रूर उसे जयचंद कहो, लेकिन पहले ये बताओ कि जयचंद के परिवार के साथ क्या हुआ था। अगर किसी के साथ उस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो उसको अधिकार है कि वो मदद के लिए दूसरों को बुलाए, मदद के लिए दूसरों से बात करे और उस अत्याचार करने वाले की कमजोरी को सामने मजबूत जो आदमी है उसको बताए। उसी का नाम ये जयचंद कहते हैं। यानी ये चाहते हैं कि मैं अत्याचार करता रहूं, जुल्म करता रहूं, उन पर जो है उनके इज्जत आबरू से खेलता रहूं। आज भी उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी है, आपको पता होगा, गोरखपुर में एक घटना फिर घटी है बच्ची के साथ। निरंतर महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जा रहा, इज्जत लूटी जा रही है, हत्याएं हो रही हैं। और लड़कियों के गुमशुदगी की रिपोर्ट आज बता रहा हूं, लखनऊ से है, हजरतगंज थाने की रिपोर्ट, जहां पुलिस रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करना चाह रही है। उसके बाद ये दूसरों को जयचंद कहेंगे। दरअसल ये लोग मतलब चाहते हैं कि वो व्यवस्था जो पहले थी वो आ जाए और कोई विरोध न करे, कोई किसी से मदद न मांगे, इसीलिए इन शब्दों का ये प्रयोग करते हैं। भारत का सबसे बड़ा कलंक इस समय कोई अगर है, मैं जयचंद तो कहूँगा ही नहीं उन्हें, क्योंकि जयचंद को तो मैं दूसरे दृष्टि से देखता हूँ। मैं इन्हें ये ज़रूर कह सकता हूँ कि भारतीय समाज के लिए नासूर अगर कोई है, भारतीय समाज के लिए अगर दीमक कोई है और भारतीय समाज के लिए खतरा अगर कोई है तो उसका नाम है संबित पात्रा एंड कंपनी। ये जो जितने डिबेटर्स आपके पैनलिस्ट, उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले और विशेषकर जो होस्ट करते हैं उस डिबेट को, उस तरह के एंकर के विषय में आपको बता दूं, आप देख रहे हैं एंकर 3-4 एंकर अभी ज़्यादा मैंने फरफरा रहे हैं। अमीश देवगन का नाम है, अर्नब का नाम है, दीपक चौरसिया का नाम है और सुधीर चौधरी का नाम है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं जनता को ये आवाज़ उठानी चाहिए कि इनका तनख्वाह कितना होता है ये पहले पता लगाया जाए और इनकी संपत्ति की जांच कर लिया जाए। सब दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा कि देश में इन लोग क्या कर रहे हैं। दूसरों को जयचंद कहने वालों, देश के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो, इतिहास कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। क्या लगता है क्यों इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? जो मोदी के खिलाफ है, वो राम के खिलाफ है, वो हिंदू के खिलाफ है, आखिर क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार के थे राजेंद्र बाबू, वो कायस्थ थे और जब उनको राष्ट्रपति बनाया गया तो बनारस के पांडवों ने, जो वहाँ के पांडा हैं जितने, उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि कायस्थ भी शूद्र है और वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता और यदि ऐसा रहा तो हम लोग मतलब भूखे रहकर अन्न त्याग देंगे, जान दे देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू झुके और उन्होंने समझौता करवाया और इतिहास का एक पन्ना हमारे पास आज मौजूद है, वो अखबार जिसमें कार्टून उस समय एक छपा था। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को जवाहरलाल नेहरू ने भेजा बनारस और उस पंडितों के पैर को धोया गया, उनसे माफ़ी मांगी गई, उनके चरणों को छुआ गया और तब जाकर शुद्धिकरण करा के वो राष्ट्रपति बने थे। तो वो जो सवाल आप आज कर रहे हैं, ये मसला असल ये है
ये मतलब इनको पता है कि अगर इतिहास सामने सच आ जाएगा, ये इतिहास सामने आने, ये औरंगजेब का इतिहास दिखाएंगे, ये बाबर अकबर का इतिहास दिखाएंगे, ये वो उस इतिहास को चुरा लेंगे जिस इतिहास में दलितों को आगे हांडी और पीछे झाड़ू बांधा जाता था। वो कोई गुलाम सरवर मोहम्मद शकूर मोहम्मद गफूर नहीं कर रहा था। किसी मुस्लिम शासक ने भारत की धरती पर किसी दलितों के साथ अमानवीय कृत किया है, इसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। अगर बनावटी कोई कहानी बना दे तो बना दे, लेकिन इनके वर्ण व्यवस्था में ये चीज है। तो इनको डर है कि यदि सेकुलरिज्म आ जाएगा, ये कि संवैधानिक व्यवस्था हो जाएगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाएगा, तो ये लोग उस इतिहास को देखेंगे और सत्ता के शिखर पर आ जाएंगे। तो चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने यही आह्वान किया था, कांशीराम ने यही आह्वान किया था, आपको लोहिया ने यही आह्वान किया था, बाबू जगदेव ने यही आह्वान किया था। बाबू जगदेव ने तो 100 में 90 की बात कही थी। ये डर, ये भय है, इसलिए इनको मुसलमान को आगे रखकर एक बात बताइए, आपको भी हंसी आएगी। 14-15%, 16% मुसलमान, मतलब भारत के 80%, 85% हिंदुओं के लिए खतरा हो गया। और जब शासन था तब खतरा नहीं था। आज एक और बात आपको बता देता हूं, सारे इतिहासकारों से मैं कहता हूं कि वो बताएं कि आपने सुना 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा या नहीं लगा? लेकिन क्या मुगलों भारत छोड़ो का नारा कभी लगा धरती पर? भारत की धरती पर कभी भी मुगलों भारत छोड़ो, गौरियों भारत छोड़ो, तुगलक भारत छोड़ो, ऐबक भारत छोड़ो, बलबन भारत छोड़ो, खिलजी भारत छोड़ो नहीं लगा नारा। क्यों नहीं लगा? इसका मतलब है कि उनके शासनकाल में ऐसी परिस्थिति नहीं बनी, इसलिए नारा नहीं लगा। और जब अंग्रेज आया और परिस्थितियां उनके खिलाफ हुई तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा। अब तुम आरोप लगा रहे हो तो लगाओ। महोदय कहते हैं, एक आरएसएस के बड़े प्रचारक हैं, वो कहते हैं मुसलमानों को स्वयं चाहिए कि औरंगजेब नाम का जो रोड है उसका बोर्ड तोड़ दें, मुसलमानों को स्वयं चाहिए कि अकबर के रोड को तोड़ दें और उनकी जितनी निशानियां हैं मस्जिद मज़ार सब तोड़ दें। अरे मूर्खो, तुम किस इतिहास की बात कर रहे हो? मुसलमान तोड़ दें, क्यों तोड़ दें, वो कारण ज़रा बता के बताओ। तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इस देश को सब कुछ दिया और तुम देश के लुटेरे हमको आकर पाठ पढ़ा रहे हो कि उनकी निशानियों को मिटा दो। हम तो उन लुटेरों की निशानी मिटाना चाहते हैं जिसने समाज में विषमता, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच और अमानवीय वातावरण बनाया है, उसकी निशानी मिटाई जाएगी। जो मानवता के प्रति समर्पित हो उसकी निशानी क्यों हम मिटाएं? तो ये परिस्थिति कुल मिलाकर है साहब। मीडिया अपने डिबेट का स्तर क्यों नीचे गिरा रही है? लाइव शो में मां बहन की गाली दी जाती है। अर्नब गोस्वामी जी के शो में आपने देखा होगा, अक्सर ऐसा होता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सिर्फ मां बहन की गाली दी जाती नहीं, देश के एक प्रमुख सैन्य पदाधिकारी रिटायर, वो गाली बकते हैं मां बहन की, और अर्नब गोस्वामी मुस्कुराता है। अर्नब गोस्वामी स्वयं जब बैठता है डिबेट के लिए, पूछता है भारत, तो सोनिया गांधी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि एक महिला है, और महिला चाहे वो किसी धर्म जाति किसी पार्टी की हो, वो हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं और सम्मानित हैं। जब महिला की सम्मान की गरिमा धूमिल हो रही है, युवाओं के मन मस्तिष्क को बर्बाद किया जा रहा है, गाली गलौज दिया जा रहा, मैं पूछता है भारत कि क्या भारत के प्रबुद्ध लोग और प्रबुद्ध राजनेता इस डिबेट को नहीं देखते हैं? क्यों नहीं इसकी आवाज़ उठाते हैं? कि क्या टीवी चैनलों में अब यही रह गया कि माँ बहन की गाली दी जाएगी और मारामारी किया जाएगा? आपको याद होगा मारामारी भी किया गया, और हमारे एक मौलाना ने महिला पर हाथ उठा दिया। हम लोगों ने विरोध किया कि भाई ये आपके मौलिक धार्मिक और सामाजिक और संवैधानिक कर्तव्यों के विपरीत काम था, आपको ये कदापि नहीं करना चाहिए था। अगर आपके ऊपर उस महिला ने हाथ उठा भी दिया तो भी आपको बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से यह घटना हुई कि मौलाना जी ने भी हाथ उठाया और मारामारी हुई। 8 बार डिबेट पर हाथापाई हो चुका है। गौरव भाटिया के साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है एक राठी आते हैं, कौन राठी, उनके साथ और गौरव भाटिया के साथ बाज़ाब्ता मुँह का फैटम फैटी और लप्पड़ और थप्पड़ हुआ उसी स्टूडियो में। अब सिर्फ स्टूडियो में चाकू चलना और गोली चलना रह गया है। वो दिन दूर नहीं है
जिस दिन उसी टीवी स्टूडियो में डिबेट में गोली चलेगी और चाकू चलेगी, तब जाकर लोगों को होश आएगा। अरे उससे पहले संभाल लीजिए। मोदी जी और सूचना प्रसारण मंत्री जी, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बचाइए इस देश को। अगर टीवी जहां से दिशा निर्देश मिलता है, रास्ता मिलता है, वहीं ये सब अड्डे बन जाएंगे तो समाज को आप क्या पाठ पढ़ाएंगे? समाज को क्या रास्ता दिखाएंगे? समाज को आप कैसे सही रास्ते पर कैसे लेकर आएंगे? ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है इस देश की कि टीवी डिबेट ने अखाड़े का रूप धारण कर लिया है और वहां धर्म और जाति के नाम पर और पार्टी के नाम पर मुस्तकिल कुश्ती हो रही है और पहलवान के रूप में प्रवक्ताओं को भेजा जा रहा है। और पहलवान जब आएगा तो किसी न किसी की जान लेगा। राजीव त्यागी की जान भाजपा का वो पहलवान संबित पात्रा ने लिया है, ये मैं कह रहा हूं। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।